और जो लोग कस्टोडियन थे लोगों की ज़मीनों के, चौकीदार ही चोरी कर गया। तो जो हमारे सिस्टम बनाया है, नीचे पटवारी, नायब तहसीलदार, ACR, एडिशनल DC, DC, डिवकाम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये लोगों ने क्या किया? मैं तो तहसीलदार पटवारियों की तो बात ही नहीं कर रहा, और अभी तो यही मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरीज की। मैं उन IAS की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ज़मीनें इन लोगों के द्वारा कब्जाई हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे अच्छे ओहदों पे रहे हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। एक है ना, एक व्यक्ति है जिसने शिकायत की, उसी के घर में रेड पड़ गई। ये जो 4 लोगों को जिनको अभी 3-4 दिन पहले जो रेड हुई थी उसमें जो उठाया गया था। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया कि LG प्रशासन जो है वो काफ़ी ईमानदार दिखा, जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जे किए थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई। कई ऑफिसर्स जो रिटायर्ड थे उनके घरों से जो सरकारी दस्तावेज मिले, कई प्रॉपर्टी डीलर्स को हिरासत में लिया गया और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिन जिन लोगों ने ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा किया उनसे ये कब्जे छुड़ाए जाएंगे और जिन जिन अधिकारियों ने उनका साथ दिया उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि ये रेड बता रही है कि शायद LG प्रशासन को भी ये एहसास हो गया है कि अब जो नाजायज़ कब्जे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अगर अब कार्रवाई ना हुई तो शायद फिर कभी इस तरह की ईमानदारी या कार्रवाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखने को ये मिला है कि ऐसे कई मामले हैं यहाँ पर सरकार हाथ तो डालना चाहती है लेकिन प्रेशर इतना होता है कि कई मर्तबा उन्हें चुप रहना पड़ता है। लेकिन इस बार जो रेड्स हुई हैं वो एक उम्मीद जगा रही हैं कि जिन जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए हैं उनसे ये कब्जे छुड़ाए जाएंगे और अगर दोषी पाए गए तो सजा भी हो सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कार्रवाई हुई है भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई होगी या सिर्फ एक नामात्र और ये लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जो लोग कहते थे कि हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो देखिए अब अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सर स्वागत है आपका। राजेंद्र जी हमें ये बताइए कि ये मसला जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि कितनी ज़मीन कब्जादारियों के कब्जे में है और कितनी ज़मीन सरकार ने छुड़ाई है। क्योंकि ये जो रेड हुई है ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने ज़मीन जो कब्जाई है उसमें सिर्फ 2 अधिकारियों का ही अधिकार उसमें शामिल है, एक तहसीलदार, एक पटवारी और एक आपका आ गया प्रॉपर्टी डीलर। क्या इन 3 लोगों के सहारे ही सब कुछ इतनी बड़ी ज़मीनें हथियाई जा सकती हैं? देखिए पूरे यूटी में हमारे 17 लाख कनाल ज़मीन एनक्रोच्ड है। 17 लाख कनाल, हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाखों की बात कर रहा हूँ। मतलब कि कब्जे कर लिए गए? हाँ 17 लाख कनाल, और इसमें ये सारी सरकारी ज़मीन? सारी सरकारी ज़मीन। अच्छा। और इसमें कश्मीर डिवीज़न में 3.5 कनाल के आसपास ज़मीन एनक्रोच्ड है और बाकी सारी जम्मू में। मतलब 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख वहाँ पर और बाकी यहाँ पर, बाकी सारी यहाँ पे। अब आप ये सोचिए इतनी ज़मीन जम्मू में क्यों ज़्यादा एनक्रोच हुई है? क्योंकि जम्मू प्रोविंस में लोगों ने हर जगह से प्रेशर डाला, यहीं पे आके उन्होंने एनक्रोच करनी चाहिए। क्योंकि श्रीनगर तो एक कॉर्नर में पड़ेगा, वहाँ तो कोई जाएगा नहीं। तो जितने भी लोग आए वो जम्मू की तरफ ही आए। यहाँ हर चीज़ थी, यहाँ पीस भी था, लोग भी अच्छे हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, हर फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। एक जम्मू पूरे हिंदुस्तान का गुलदस्ता टाइप है जहाँ हर प्रकार के लोग मिलेंगे, हर जाति के मिलेंगे। उसी गुलदस्ते को और तोड़ दिया गया। गुलदस्ते से हर व्यक्ति को खुशबू अच्छी लगती है, इसलिए हर व्यक्ति यहीं पे आया और यहाँ कईयों ने ज़मीनें खरीदी। और जब खरीदी तो लैंड माफिया भी पनपा, उन्होंने एनक्रोच करवाई
और ये आप जैसे बोल रहे हैं पटवारी तहसीलदार, ये तो- लोग नहीं थे सिर्फ इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे, पॉलिटिशियंस थे और साथ में ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे। उन्होंने लैंड माफिया के लोगों को इस्तेमाल किया, यानी एक नेक्सिस जिसे कहते हैं, यस नेक्सिस बनाया है। बिल्कुल। एक पटवारी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जमीन पे कब्जा करवाएगा। वो तभी करवा सकता है जब उसके पास लैंड माफिया आएगा, और लैंड माफिया ऐसे नहीं बोलेगा पटवारी को जब तक उसे पुलिस का संरक्षण नहीं हो। उसके पास बाकी वाले संरक्षण ना हो। ये सारे संरक्षण उपलब्ध करवाए गए और उसके बाद ये जमीनें कब्जाई गई। और वैसे भी आपको पता है जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी का ही राज रहा है, क्योंकि यहाँ सरकारें तो रही हैं लेकिन अपनी ताकतों का एहसास बहुत कम लोगों को था। जिनको था उनके काम हो गए, जिनको नहीं था वो आज भी भुगत रहे हैं। तो कुल मिलाकर तो फिर ये जो शुरुआत में मैंने कहा कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ईमानदारी से ये कार्रवाई होगी, तो इसका मतलब कि अभी भी बड़े बड़े अधिकारी को बचाने की कोशिश की गई है क्या? फिर कोई अधिकारी नहीं बचेगा। ये जो इंस्ट्रक्शन आई हैं अभी, ये दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आई हैं और उसके बाद ये सारी कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसा ना होता, क्या आज तक हमने किसी एसीआर को सस्पेंड किया है, किसी एसएसपी को सस्पेंड किया है? किसी को नहीं किया। बाकी आईजी भी यहाँ आए थे, सभी अपना टाइम निकाला चले गए। लेकिन मैं कहूँगा जो मुर्मू साहब आए थे ना, ही वॉज द बेस्ट एलजी तो मतलब आई हैव एवर सीन। अभी जो निर्देश आ रहे हैं दिल्ली से, निर्देश जो आ रहे हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई चल रही है। मतलब मुर्मू साहब अपने विवेक से काम लेते थे क्या, फैसले लेते थे क्या? वो अपने विवेक से लेते थे और एकदम से बात उनको समझ में आती थी। तो क्या मतलब आप मौजूदा एलजी साहब पर ही सवाल उठा रहे हैं, इनको क्या बात समझ में नहीं आ रही कि जब तक दिल्ली से निर्देश ना आए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको समझ में नहीं आ रही है। अभी तक जितने भी एलजीओ से मैं मिला हूँ, मुर्मू साहब की ये क्वालिटी थी कि वो बात को समझते थे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट होती थी। ये तो अभी इनका टेन्योर तो चल रहा है ना, जब ये आएंगे तो उसके बाद में इनका एनालिसिस होगा कि ये कैसे थे। मुर्मू साहब चले गए हैं, तो जो चले जाता है उसका एनालिसिस होता है। अच्छा। जो काम कर रहा हो उसका एनालिसिस कैसे होगा अभी, वो तो बाद में होगा। तो इसलिए आप ये देखो कि ये निर्देश अभी दिल्ली से आए हैं और दिल्ली को पता लगा कि इतने 17 लाख कनाल जमीन कब्जाई गई है, तो इसमें से अभी 4 लाख कनाल रिट्रीव भी हुई है। 4 लाख कनाल रिट्रीव भी हुई है इसमें, जिसमें 3 लाख कनाल जम्मू में और 1 लाख कनाल श्रीनगर में हुई है। ठीक। तो एक्शन होगा और होना चाहिए और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी, सवाल ये भी है ना, जो आप कह रहे हैं कि 3 लाख के करीब जो जमीन है वो वापस भी ली गई है, पर जिन्होंने उस समय कब्जाने वालों का साथ दिया था कोई अधिकारी तो दिखा नहीं, चाहे वो रिटायर्ड हुए हों या फिर जो मौजूदा उसमें सिस्टम में हो, उन पे खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। ठीक है, ज़मीन ले ली भैया, अगर ज़मीन जिसने कब्जाई है गलत तरीके से, जिसने साइन किए होंगे, जिसने समझाया होगा, प्रॉपर्टी डीलर लैंड माफिया को तो मौका चाहिए ना, संरक्षण मिल जाए तो वो कर ले। लेकिन उस समय भी किसी तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, कोई दिखा नहीं कोई। मैं तभी कह रहा हूँ, तभी ये सवाल लोगों के जहन में भी उठ रहे हैं और हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं। देखो, डेमोक्रेसी में हमारे पास सेटअप क्या है किसी भी सिस्टम को गवर्न करने का, वो है डिसीजन मेकिंग लाइज विद द पब्लिक थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया जो हमारे एमएलएज हैं, मंत्रीज हैं, जितने भी चुने जाते हैं, ये हमारे सारे नेतृत्व करते हैं पूरे सिस्टम का। जब मेरे पास नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट नहीं होगा, इंटेग्रिटी नहीं होगी, लव फॉर मासेस नहीं होगा और मुझे सिस्टम जनरेट करने में, बनाने में रुचि नहीं होगी, तो फिर तो मिली भगत से सारे काम होंगे। तू मेरा हिस्सा दे दो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, तो मेरा ख्याल रखना, और उसी तरीके से ये सारे एक दूसरे को ख्याल रखते रखते ये 17 लाख कनाल जमीन हमारी कब्जा गई, क्योंकि ये किसी की तो थी नहीं। पर मैं वही तो कह रहा हूँ, जिन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा, अब उनका ख्याल कौन रख रहा है? अब उनका ख्याल रखेगा सीबीआई, उनका ख्याल रखेगा एनआईए, ये लोग ख्याल रखेंगे। इस पे तो बड़ी इंक्वायरी होगी और ये भी देखा जाएगा ये किन लोगों के पास है। जिन लोगों के पास होगा और
जिनके भी एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर इनकम होगा, वो पकड़े जाएंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे, और होने भी चाहिए। अगर हम ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो फिर तो कंफ्यूजन है, फिर तो जो अच्छा काम करता है वो अच्छा काम क्यों करेगा। लेकिन एक है ना, एक व्यक्ति है जिसने शिकायत की, उसी के घर में रेड बढ़ गई। ये जो 4 लोगों को जिनको अभी 3-4 दिन पहले जो रेड हुई थी उसमें जो उठाया गया था, वो उसके घर में उसके जो उन्होंने जो उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने ली होगी कि इधर से खंगालते हैं, इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है और देखते हैं कि कहाँ क्या इनके पास जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें क्या लीड मिल सकती है। लेकिन उसका एक तरीका दूसरा भी हो सकता था कि उनको बुलाया जा सकता था और उनको कहते कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है वो हमसे शेयर कीजिए ताकि हमें अच्छी लीड मिल सके। कई बार कई चीज़ें मिस हैंडल हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो आदमी विसल ब्लोअर है उसको संरक्षण मिलना चाहिए उसको, तभी तो कोई विसल ब्लोअर बनेगा, और ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। अच्छा राजेंद्र जी, एक और चीज़ मुझे ये समझाइए कि अभी अगर हम बात करें जो ज़मीनें कब्जाने की बात है, अगर मैं सीधा रूपनगर का मामला लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पर बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि जो विक्टिम परिवार दावा कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, ये इतनी कनाल की ज़मीन मेरी है, कोर्ट ने कहा कि ये आप ना आते हो तो आपका हक नहीं बनता है। जेडीए ने उसके सामने घुटने टेक दिए। पहले वो परिवार 100 कनाल की ज़मीन का दावा कर रहा था, फिर वो 56 कनाल पे आया। अब सुनने में आ रहा है कि 26 कनाल में समझौता हो गया, 26 कनाल अलग से और 5 कनाल पीर बाबा के लिए, यानी कि 31 कनाल का समझौता किया गया है। ये अगर ज़मीन जेडीए की थी फिर समझौता किस बात का था? देखो, ये जो इधर वाला मामला है ना, ये बहुत यही तो प्रवोक करते हैं आपको, यही तो आपको एक मतलब हिम्मत देते हैं कि भैया ज़मीन कब्जा ली जाए और बाद में देखी जाएगी। हमारा जो सिस्टम सारा बन गया है ना, थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा डीरेल हो गया, आप समझो। यहाँ पे ये बताइए कि अगर आपको लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से ईमानदार है और कब्जादारियों को हटाकर वो नाजायज़ कब्जे जिन्होंने किए हैं वो ज़मीन अपने पर लेगी, तो यहाँ पर तो एक जीता जागता एक उदाहरण है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई, सिर्फ बयानों में, जबकि एलजी साहब ने भी कहा था कि कब्जादारियों को हम कब्जा नहीं करने देंगे और 127 परिवारों को हम उसका हक देंगे। तो यहाँ पर तो 31 कनाल जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं ले ली गई ना। ये लोग कोर्ट के पास गए थे, कोर्ट ने इनको क्या निर्णय दिया? हमारा जो भी राइट है अगर कहीं नहीं मिलता है, अल्टीमेट जो हमारे पास एक व्यवस्था है वो है कोर्ट। जब कोर्ट ने बोला कि आपका यहाँ राइट नहीं बनता है, उसका मतलब नहीं बनता है, लेकिन सामाजिक प्रेशर से बाकी चीज़ें डाल के अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। उसमें तो फिर अगर हमने उनको राइट देना है, मैं ये नहीं कह रहा वो किस समुदाय से हैं, किसी भी समुदाय से हो, बाकी जगह भी किसी ने कब्जा किया होगा, अगर हमने उनको भी राइट देने हैं तो फिर जो लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, जिनकी ज़मीनें अपनी हैं, वहाँ उन्होंने मकान बनाया, फिर उनका क्या कसूर है? फिर तो सबको भी ज़मीन मिलनी चाहिए। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपने मुझे उस जगह पे वहाँ टोक दिया। मेरा कहने का मतलब है हम दिशाहीन हो गए हैं, मुद्दा कुछ होता है और किसी और तरीके से चल जाते हैं। दिशा पर लाना तो सरकार का काम है ना, सही दिशा पर लाना, ये तो जेडीए का काम था। मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो फिर किस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर यहां पे जेडीए ने घुटने टेक दिए तो किस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में जो आप कह रहे हो कि अभी भी करीब 12-13 लाख कनाल जो है वो कब्जादारियों के कब्जे में है, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो कब्जा हटाएंगे? क्योंकि अब तो ये एक नया एक तो मिसाल बन गई ना, आप कब्जा करिए और फिर आपसे नेगोशिएशन होगी और उसके 10% या 20% की ज़मीन मैं रख लूँगा। अगर 100 कनाल है तो 20% या 20 कनाल मैं ले लूँगा। मैं यही बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी समाज में बात होती है डिसिप्लिन। जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, और किसी ना किसी प्रेशर के तहत हम उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रेशर के तहत जब भी हम समाधान ढूंढेंगे वो निर्णय हमेशा गलत ही होंगे, क्योंकि हम प्रेशर में कर रहे हैं। आप यहाँ से चलिए किसी भी कंट्री में,
वहां हम थूकते नहीं नीचे, यहाँ हम क्या क्या नहीं करते आप सबको पता है। क्यों पता है? वहां 10,000 का फाइन होगा। यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। ना ही हमारे अपने कब्जेदारियों को अभी तक जिन जिन लोगों ने कब्जे किए हैं या जिन जिन अधिकारियों ने उनका साथ दिया, अभी तक कोई भी दोषी नहीं पाया गया फिलहाल। और तभी इनके मतलब इतनी हिम्मत बढ़ रही है, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर्स हो चाहे वो मौजूदा हो। जो आपके कहने का मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो सही चीज है उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखना है, जो गलत है उसको गलत परिप्रेक्ष्य में देखना है। लेकिन मुझे देख के ये दुख होता है, जो पढ़े लिखे इंसान हैं वही इन बातों में ज्यादा उलझ जाते हैं और वो सारा समाज जो है वो डीरेल हो जाता है। कोई कुछ स्टेटमेंट देता है, कोई कुछ स्टेटमेंट देता है। भैया कोर्ट है, कोर्ट में जाइए, जो कोर्ट का निर्णय होता है उसको मान्य रखिए। अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं है तो भविष्य में आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि और रेट्स बढ़ेंगी और यहाँ पे छापेमारी होगी और कई बड़े बड़े अधिकारी भी जाएंगे। बिल्कुल होगा। यहाँ सिर्फ यही वो हो गया, तहसीलदार हो गया, पटवारी हो गया, या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, या फिर जो इसमें लैंड ग्रैबर्स हैं वही होंगे। मैं तो तहसीलदार पटवारियों की तो बात ही नहीं कर रहा, पर अभी तो यही मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरीज की। मैं उन IAS की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जमीनें इन लोगों के द्वारा कब्जाई हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे अच्छे ओहदों पे रहे हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, ऊपर से डिसिप्लिन बनेगा तो नीचे तक डिसिप्लिन आएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, अगर ऊपर व्यक्ति ईमानदार हो, क्या वो नीचे ये कभी हो सकता है कि करप्शन हो ही नहीं सकती। जब हम अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करेंगे तभी ये चीजें आगे आती हैं। अगर हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो नीचे वाला सिस्टम बिगड़ ही नहीं सकता। हम किसी ना किसी ऐसे एस्केपिज्म में आकर निर्णय ले लेते हैं और फिर सिस्टम बिगड़ना शुरू हो जाता है। डिसिप्लिन में आने के लिए सबसे पहले आदमी को खुद को डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अब ये उम्मीद, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अब टॉप के अधिकारी जो है उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। मेरे को ये बताओ ना, जम्मू का आज तक सेटलमेंट नहीं हुआ। 1942 में हुआ था सेटलमेंट, अभी तक बिक्रमी चल रही है। कितने कमिश्नर सेक्रेटरी आए, कितने डिवकाम आए, कितने DCs आए और कितने ACRs आए, क्यों नहीं हुआ? इन्होंने किसके लिए यहाँ पे ली, किसके लिए इनको पे किया जाए? देखो, किसी भी चीज़ को हम सर्विस को हायर करते हैं, उसको हमें उसके बदले में उसको पैकेज देते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो दूसरा हो, पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट हो। हमने इतने पैसे खर्च किसके लिए किए अगर उस डिपार्टमेंट के लिए ये काम ही नहीं हुआ? और जो लोग कस्टोडियन थे लोगों की जमीनों के, चौकीदार ही चोरी कर गया। तो मुझे ये बताओ, जब चौकीदार ही चोरी कर जाएगा तो जो हमारे सिस्टम बनाया है नीचे, पटवारी, नायब तहसीलदार, ACR, एडिशनल DC, डिवकाम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये लोगों ने क्या किया? और उसके ऊपर मंत्री। अगर इन लोगों ने नहीं काम किया, इसका मतलब हमें समझना होगा कि हमारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और हम जो हैं सही दिशा में नहीं हैं। चौकीदार ही चोर बन गया है तो काम कैसे होंगे? मतलब चौकीदार चोर बन गया। और मुझे लग रहा है कि अगर आपको मौका मिले तो सबसे पहले आप टॉप से शुरू करें। बिल्कुल, नीचे से करने की जरूरत नहीं है। एक पुलिस वाला, उसके पास कहाँ हिम्मत है DGP के आगे बोलने की? वो तो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा, इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा। DGP अगर स्ट्रांग होगा, कहीं कोई क्राइम नहीं होगा, कहीं कोई हफ्ता नहीं चलेगा। आप देखते नहीं है यहाँ जितने भी आगे पीछे SHO हैं, लिस्ट निकालो आप थानों में जाके, यही SHO आगे पीछे घूमते रहते थे। मैंने 3-4 बार ये प्रश्न किया था। अब जाके थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं, लेकिन अभी भी वही लगे हुए हैं आगे पीछे। देखो अब जाके हमें थोड़ा कहाँ जाना है। चले जाओ किसी भी जो बर्तनों का लोग काम करते हैं, देखो उनसे हफ्ते मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इनकी बोली लगी हुई है हर जगह, कौन से थाने वाला कितने पैसे देगा उसको वहां पोस्टिंग मिलेगी। कहीं बेचारे पुलिस वालों ने आए तो वर्दी नहीं डाली, बेचारे उनको काम करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने बेल्ट नहीं डाली, वैसे कलर के बनके घूम जा रहे हैं। तो बड़ी समस्या है। लेकिन ये सारा संविधान तब होगा जब हम इन चीजों को संजीदगी से समझेंगे। चलिए, हमने समझा ही नहीं आज तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समाधान तभी होगा जब संजीदगी से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इनका ये कहना है कि जब तक आला अधिकारी जो खासकर इन चीज़ों में उसमें शामिल हैं, जिन पर आरोप लगे हुए हैं और जिन पर शक है, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की जो रेड्स हैं, मुझे लग रहा है कि वो बेमानी है और लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। अब देखना ये है कि जो कई लाखों में जो कब्जा की गई है ज़मीन,
सरकारी, वो कैसे छुड़ाते हैं इन कब्जाधारियों से, और जिन जिन अधिकारियों ने उस दौरान इनका साथ दिया था उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये भी एलजी मनोज सिन्हा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे या फिर आंखों पर पट्टी ही बांध कर रखेंगे और कहेंगे जी उठा लीजिए किसी पटवारी को और किसी तहसीलदार को, इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, बाकी तो सब ईमानदार हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।